सुजाता बाजार से आ रही होती है कि तभी उसको उसकी दूर की बहन शालिनी मिलती है। शालिनी सुजाता को देखकर बड़ी सी गाड़ी से उतरती है और सुजाता से कहती है, अरे सुजाता दीदी, मैंने आपको इतने दिनों बाद देखा। मैं तो पहचान ही नहीं पाई। आप पहले तो कितनी मोटी हुआ करती थी और अब एकदम बिल्कुल पतली हो चुकी हैं। जीजा जी खाना पीना नहीं देते हैं क्या आपको, या फिर कुछ ज्यादा ही काम करवाते हैं आपसे, जो आप इतनी पतली होती जा रही हैं? यही पास में रहती हूँ मैं, और मेरे पति तो मुझे अच्छे से खाना देते हैं, लेकिन वही है ना, शरीर की बात है। मायके में ऐसा शरीर था कि पानी भी लग जाता था, और ससुराल में ऐसा शरीर हो गया कि खाना भी नहीं लगता है। वैसे तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम भी यहीं कहीं आसपास में रहती हो क्या? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, बस अभी नई नई शिफ्ट हुई हूँ। वो क्या है ना, वो वाला घर जो है ना, वो मेरा ही बन रहा था, इसलिए मैं अभी कुछ दिन पड़ोस में ही रह रही हूँ। यहाँ से ऑफिस भी पास ही पड़ता है। कुछ दिनों की बात है, इसलिए हम सब यही शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन मुझे तो अचंभों की बात लग रही है, तुम भी यही रहती हो और मैं भी यही रहती हूँ, लेकिन हम दोनों अभी तक मिले नहीं। मुझे तो ऐसा लगा शायद हम दोनों बहनें कभी मिले नहीं पाएंगी, लेकिन आज इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। ये तो बिल्कुल सच कहा, इतने दिनों बाद देखा है। खुशी तो मुझे भी बहुत ज्यादा हुई है। आखिर हम दोनों एक अच्छी जो बहनें थी, लेकिन शादी के बाद कहाँ ही बहन रह जाती है। हर किसी का कुछ न कुछ तो बदल ही जाता है, और वही बदलाव हमारे में भी आ गया। अलग अलग जगह शादी हो गई, ना फोन नंबर ना कुछ अता पता, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से काफी दूर भी तो हो गई। कितने दिनों बाद अपने मायके से किसी को देखा है। मुझे कितने दिनों बाद में ही इतनी खुशी हुई है। वैसे मुझे ना भी थोड़ा काम है, इसलिए मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलने जुलना होगा। अब तो पता चल गया ना कि तुम भी यहीं रहती हो और मैं भी यहीं रहती हूँ, तो इसलिए ठीक है, अब जब भी मिलने का मन होगा तो हम मिल लेंगे। अरे ऐसे कैसे चलती हो? इतने दिनों बाद दिखाई दी हो और अभी भी कहती हो कि घर चलती हूँ। अरे बहन की याद नहीं आती है क्या तुम्हें? या बहन से बात करने का दिल ही नहीं करता, तभी तो भागने की पड़ी रहती है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना याद करती थी। मैंने नंबर मांगा था पर गांव में, लेकिन नंबर तो था ही नहीं, इसलिए बात नहीं हो पाई। चलो तुम अब मेरे घर चलो, चाय पानी पी लेना, फिर वहाँ चले जाना जहाँ भी तुम्हें जाना है। ऐसे खाली हाथ मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम खाली हाथ गई तो। अब क्या ही बताऊं दीदी, काम धंधा तो रहता ही है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि हम दोनों बहनें इतने दिनों बाद मिली हैं तो थोड़ा समय साथ में बिताएं, पुरानी यादें ताजा करें, लेकिन टाइम ही कहाँ मिलता है। इतना सारा काम है क्योंकि घर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगी। आप ना मुझे अपने घर का पता दे दो। अब ये लो, अब ये तो बिल्कुल सही कहा। घर के काम भी तो होते हैं, इतने सब काम भी पहले देखने आते हैं। शादी के बाद तो जिंदगी बदल ही जाती है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर का पता देती हूँ। जब भी तुम्हें समय मिले तो जरूर मिलने आ जाना। वैसे भी अब तो हम इसी जगह पर रहते हैं ना, इसी शहर में, तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा अब तो। सुजाता अपना पता देती है, जिसके बाद शालिनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद शालिनी अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन सुजाता का घर बहुत ही छोटा था, जिसमें एक छोटा सा कमरा था और उसी में खाना बनाने के लिए साइड में एक रसोई बना रखी थी। यह सब कुछ देखकर शालिनी अपनी बहन से बोलती है, ये सब क्या है, इतना छोटा कमरा? अरे दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा इतना छोटा सा घर है। इसमें कैसे रहती हो तुम लोग? इतना बड़ा परिवार है, इस छोटे से घर में कैसे रह लेती हो आप? अरे इसमें तो बाथरूम भी नहीं है। अभी जो हमारा दूसरे वाले घर में हम शिफ्ट हुए हैं ना, वो तो बहुत बड़ा घर है, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम तो उसमें बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कुछ दिनों की बात है, वहाँ से भी खाली करने वाले हैं, और पता नहीं कैसे तुम लोग यहाँ पे रह कैसे रही हो। वैसे कितने लोग हैं तुम्हारे परिवार में? तभी सुजाता की बेटी ज्योति चाय लेकर आती है और सभी को देती है। ज्योति को देखकर सुजाता बोलती है, मेरे घर में तो बस एक यही मेरी बेटी है, ज्योति। इसकी पिता की एक कार हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद हमारे दिन खराब होने लगे और हमें छोटे से घर में आकर रहना पड़ा। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस घर में, मैं और मेरी बेटी यहाँ पर बहुत खुश है। बुरा मत मानना, लेकिन ये तो कहने वाली बात है। अपनी बेटी के साथ इस छोटे से घर में मैं खुश हूँ। अरे हर किसी को पैसा पसंद है, बड़ा सा घर पसंद है, छोटा घर कहाँ ही किसी को पसंद आता है। लेकिन मैं समझ रही हूँ ये सब होता है, और फिर भी क्या कर सकते हैं। जिसके नसीब में भगवान ने जो दिया है वो तो उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा।
माफ करना मौसी जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों छोटे से घर में हैं तो क्या हुआ, हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं और आज तक माँ ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और मैं भी फालतू की चीज बोल बोल कर माँ को नीचा नहीं महसूस करवाने की। उन्होंने कभी क्या मेरे लिए कुछ किया नहीं है, लेकिन ये घर तो बहुत अच्छा है। ज्योति क्या तू भी, अरे तेरी मौसी जी हैं, कुछ कह दे तो चुपचाप से सुन लेना। और शालिनी तू भी क्या, अरे हम बहुत खुश हैं। ये सब बातें छोड़, मेरी बेटी के हाथों की चाय पी। और ज्योति बेटा, वो जो पार्ले-जी बिस्किट लाई थी ना, वो ला कर दे दे। नहीं नहीं, कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। मैं आज तक अमीरों की मेहमान नवाजी देखी है जिसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, महंगी महंगी ड्रिंक्स रहती है, लेकिन यहाँ पर तो चाय और उसके साथ ये बिस्किट वगैरह नहीं। मुझे ये मेहमान नवाजी ना जमती नहीं है। खैर मैं चलती हूँ। मैं यहाँ पर यही बात बताने आई थी कि 2 दिन बाद हम दूसरे वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें गृह प्रवेश है, तो तुम अपनी बेटी के साथ जरूर आना। शालिनी नीचे देखने के साथ साथ उन दोनों का काफी मजाक बनाती है और वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। 2 दिन बाद जब शालिनी के घर का गृह प्रवेश होता है तो ज्योति अपनी माँ के साथ उनके घर जाती है। इतना बड़ा घर देखकर ज्योति और सुजाता दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी ज्योति अपनी माँ से कहती है, माँ इनका घर तो सच में बहुत बड़ा है। मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। आज तक हम इतने बड़े घर में नहीं गए हैं। इतना बड़ा घर, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, और हम लोग कैसे आए हैं? मुझे तो डर लग रहा है माँ। क्यों ना हम यहाँ से वापस चले जाएं? वैसे थोड़ा बहुत तो डर मुझे भी लग रहा है। मैं भी पहली बार इतने बड़े घर में आ रही हूँ, किसी पार्टी में आ रही हूँ, अमीरों की मेहमान नवाजी देख रही हूँ, लेकिन हम ऐसे ही वापस नहीं जा सकते। मेरी बहन को बहुत बुरा लगेगा ना। कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुकेंगे फिर चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है? सुजाता अपनी बेटी के साथ पूरे घर में घूमती है और इधर उधर देखने लगती है और काफी कुछ खाती है। लेकिन शालिनी के घर में सत्यनारायण की कथा हो रही थी और इस समय लोग दारू भी पी रहे थे और चप्पल पहनकर भी आ रहे थे। तभी ज्योति काफी अमीर औरत पारुल को देखकर बोलती है, घर में पूजा है और आप घर में ही चप्पल पहनकर आ गई। एक औरत होकर आप शराब पी रही हैं? ये कौन है? गरीब, ना तो इनकी कोई क्लास है और ना ही इनका कोई स्टैंडर्ड है। इन्हें देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही लोग देख लिया है मैंने। ज्योति ये तुम क्या कर रही हो? ये काफी अमीर लोग हैं, अमीरों की मेहमान नवाजी है, ऐसी ही होती है। तुम गरीब हो इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन जब तुम्हें कुछ पता ना हो तो कुछ बोला मत करो। माफ करना मौसी जी, लेकिन अमीरों की मेहमान नवाजी से हम गरीब लोग बहुत ठीक हैं और यहाँ पर हर किसी का अनादर ही हो रहा है। भगवान का अनादर हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना। चलो माँ। ज्योति अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ अमीरों की मेहमान नवाजी और गरीबों की मेहमान नवाजी में एक बड़ा अंतर दिखाया जाता है। पूनम हर दिन की तरह आज भी अपने घर का सारा काम करने के बाद हॉल में अनुपमा चलाकर बैठी होती है और अनुपमा देख रही होती है। तभी कुछ समय बाद पूनम की सास कोकिला बाहर से घर आती है और वो देखती है कि पूनम रो रही है। ये देखकर कोकिला अपनी बहू से कहती है, बहू तू ठीक तो है? क्यों सुबह सुबह मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? माँ जी, मेरी अनुपमा की सास ने उसे घर से निकाल दिया। अब कहाँ जाएगी बेचारी? मुझे लगा तेरा बाप मर गया है जो तू ऐसे रो रही है। भगवान बचाए तुझसे और तेरी अनुपमा से। माँ जी, आप क्या जानो बेचारी अनुपमा का दर्द। आप भी तो एक सास ही हो ना। हाँ हाँ, चल जा, अब जाकर चाय बना ले। ये सुनकर पूनम टीवी को गले लगाकर कहती है, अनुपमा, मैं अभी माँ जी की चाय बना कर आती हूँ, तब तक तुम खुद को संभालो अनुपमा। ये बोलकर पूनम दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और ये देखकर कोकिला अपने आप से कहती है, ना जाने मेरी बहू ये सब नाटक कब छोड़ेगी। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे टीवी वाले इसके सगे हैं और इस पर जो भी दिखा रहे हैं वो भी सच है। ये बोलकर कोकिला टीवी देखने लगती है। तभी कुछ समय बाद पूनम अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है जो टीवी देख रही थी। ये देखकर पूनम अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, माँ जी, अब मुझे अनुपमा देखने दो। बेचारी न जाने कहाँ रहने जाएंगी, उसके बच्चे भी तो उससे प्यार नहीं करते। हाँ हाँ, देख ले, कहीं जगह ना मिले तो उसे घर ही बुला लियो बहू। माँ जी, मैं तो आपको गलत ही समझती रही थी। आप तो कितनी अच्छी हैं, लेकिन माँ जी
अनुपमा बहुत हिम्मत वाली है, वो भी छोड़ेगी नहीं अपनी सास को। ये सब देखकर तू जो मुझ पर अपने पैतरे अपनाती है ना, वो मैं चलने नहीं दूंगी। देर रात करीब 1 बजे हॉल में बैठकर अकेले पूनम अनुपमा देख रही थी। तभी पूनम का पति राजेश पूनम से कहता है, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? रात के 1 बज रहे हैं, तुम हॉल में अकेले क्या कर रही हो? तभी राजेश जैसे ही पूनम के कंधों पर हाथ रखता है, वैसे ही बालों को आगे किए बैठी पूनम अपने पति से कहती है, तुम मेरे राजेश नहीं हो, तुम्हारा उस गौरी मैडम के साथ चक्कर चल रहा है ना, लेकिन मैं भी अनुपमा हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती। ये देखकर राजेश भूत भूत चिल्लाता हुआ भाग जाता है और ये देखकर पूनम जोर जोर से हंसते हुए खुद से कहती है, क्या एक्टिंग की है, ऐसे ही ना इन्हें डरा के रखूंगी ताकि ये किसी और को देखे भी ना और ना ही वनराज की तरह मुझे छोड़ कर जाएं। अगली सुबह जैसे ही राजेश अपनी पत्नी को यानी पूनम को देखता है, वैसे ही अपनी माँ के कमरे में जाकर उससे कहता है, माँ अब तो मुझे भी इससे डर लगने लगा है। क्यों, ये कोई चुड़ैल है? माँ तो कोई चुड़ैल से कम भी तो नहीं है। ये रात में 1 बजे बालों को खोलकर चुड़ैल की तरह बैठी थी। मैंने कहा क्या कर रही हो, तो ना जाने क्या बकने लगी। अच्छा, बहू की बात कर रहा है तू? आपको पता है कि इस पे कोई प्रेत आत्मा आती है? कोई भूत भूत नहीं आता इस पर, ये तो इसके सीरियल्स का असर है जो ये देखती रहती है, वही हम पर कॉपी करती है। तेरे साथ पहली बार हुआ है, ये तो मेरे साथ रोज होता है। देर शाम पूनम पड़ोस की विमला के साथ मार्केट जा रही थी। तभी कोकिला अपनी बहू को जाते हुए देखकर कहती है, बहू कहाँ जा रही है, वो भी बिना बताए? एक्सक्यूज मी माँ जी, मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं, अकेले जाऊं, किसी के साथ जाऊं, जहाँ जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या बोली? मुझे क्या? तेरी सास हूँ, समझी? ये तेरे बाप का घर नहीं है जो कहीं भी बिना बताए निकल जाएगी। माँ जी, आपको बहुत बड़ी गलत फैमिली है कि मैं अपने पिताजी को बिना बताए घर से बाहर जाती थी। पहली बात तो तू इंग्लिश की माँ बहन मत किया कर, और दूसरी बात ये कि क्या तूने मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है जो नाचूं गाऊं, खेलूं, अकेले जाऊं, बाहर जाऊं लगा रखा है? कोकिला, इसीलिए कहती हूँ कि तू भी अनुपमा देखा कर, तेरी बहू अनुपमा के डायलॉग बोल रही है। मैं तो बहू से ज्यादा उस अनुपमा से परेशान हो चुकी हूँ। माँ जी, आप भी क्यों नहीं चलती हैं मार्केट, जल्दी आ जाएंगे। अपना क्लास देखा है, एक झोला टांग लिया करती है और चल पड़ती है बक बक करते हुए मार्केट। तेरे साथ जाने से अच्छा है मैं घर ही रहूं। माँ जी, आप मुझे क्लास सिखा रही हैं। यही बहू आपको शादी से पहले तक तो आइटम लगती थी। तब मुझे पता नहीं था ना कि कांदे के भाव में पनीर लूंगी तो ऐसे ही मिलेगी। तो क्या तू भी अपनी सास से बहस करने में लगी हुई है? चल जल्दी, लेट हो गया है हमें। तभी विमला और पूनम मार्केट जाने के लिए निकल पड़ते हैं और मार्केट से सामान लेने के बाद दोनों को आने में लेट हो जाता है। तभी रास्ते में पूनम और विमला को चोर मिलते हैं। सुनसान रास्ते में जो विमला और पूनम को रोककर विमला के गर्दन पर चाकू रखते हुए पूनम से कहते हैं, ये शानपति यहाँ नहीं दिखाने का, जितना भी रोक रहा है ना इधर रख देने का। ये 2 टके की बदमाश, मेरे को नहीं मालूम कि ये तेरा चवन्नी वाला रामपुरी चाकू किसी काम का है भी या नहीं। कौन बोल रहा है? काट डालेगा इस बुड्ढी का गला, आगे नहीं बढ़ने का। मैं भी तेरे को कब से समझाए जा रही है, अपने को भी आती है ये तेरी तरह बात करना। मस्त लगा ना? ए चुप कर शानी, चुपचाप पैसे निकाल और इसको ले और निकल जाए यहाँ से। बहू दे दे जो भी तेरे पास है, वरना ये मुझे मार देगा। ऐसे कैसे मारेगा ये आपको आंटी जी? मैं हूँ ना। मैं हूँ ना क्या? तू क्या चीफ मिनिस्टर है यहाँ की? नहीं, मैं यहाँ की वो औरत हूँ जो अपना पत्नी धर्म निभाते हुए यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है। मैं वो बहू हूँ जो अपनी सास के खांसने से पहले पानी ला कर देती है। मैं वो माँ हूँ जो अपने बच्चों पर आने वाली मुसीबत को पहले ही भाप लेती है। मैं वो पड़ोसन हूँ जो अपने सामने ही अपनी पड़ोसन विमला आंटी का गला कटने से बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, क्योंकि अनुपमा ये सब करती है। अरे चुप कर शानी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वैसे ये अनुपमा कौन है? स्टार प्लस नहीं देखा? वही अनुपमा जिसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया। ये बोलकर पूनम नीचे बैठ जाती है और रोते हुए नीचे से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर चोर की आंखों में डाल देती है। और मिट्टी चोर की आंखों में तो जाती है, लेकिन विमला की आंखों में भी हल्की सी चली जाती है। और विमला पूनम से कहती है, बहू क्या किया तूने? खुद को अनुपमा बताती है, लेकिन काम सारे तेरे राखी सावंत वाले हैं। पूनम विमला का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मेरे साथ भागो अब आंटी जी।
ये बोलकर पूनम विमला का हाथ पकड़कर भागने लगती है और जैसे तैसे घर पहुंचती है, जहां कोकिला अपनी बहू पूनम का इंतजार कर रही थी। तभी कोकिला अपनी बहू को डरे हुए हॉल में देखकर कहती है, किसका घर लूट कर आ रही है? तू जैसी थी वैसे इस विमला की बच्ची को भी बना दिया। इस उम्र में दौड़ रही है, शोभा देता है क्या दोनों में से किसी को? माँ जी, हमारे पीछे एक गुंडा पड़ गया था और वो हमसे पैसे मांग रहा था, लेकिन आपकी बहू ने उसे धूल चटा दी। हाँ हाँ, सही कह रही है कोकिला तेरी बहू, लेकिन वो धूल मैंने भी टेस्ट कर लिए। पानी दे दे मुंह पर मारूं, दिख नहीं रहा है कुछ भी सही से। क्या कह रही है? इसने और वो भी एक चोर को सबक सिखाया? हाँ हाँ कोकिला, इसने तो पहले ही उसे अनुपमा की कहानी सुनाकर पका दिया है और फिर उसकी आंखों में मिट्टी झोंक दी। अच्छा हुआ इसकी गर्दन पर उसने चाकू नहीं रखा, वरना जितना टॉर्चर उसने इसकी आंखों में मिट्टी डालकर नहीं किया होगा, उतना टॉर्चर तो वो अनुपमा की कहानी सुनकर हो गया होगा। माँ जी, मैंने आज विमला आंटी को बचा लिया, क्योंकि अनुपमा सबका भला चाहती है। चाहे उसकी सास उसे 100 ताने मारकर घर से निकाल दे या उसकी पड़ोसन उसकी सास की चुगली अनुपमा से करे, लेकिन अनुपमा में बहुत हिम्मत है। क्या मतलब तेरा? विमला मेरी बुराई करती है? अरे तेरी बहू कुछ भी बोलती है, हम तो पुराने दोस्त है ना कोकिला। सही किया जो आज मैंने केबल की तार ही हटवा दी, अब मेरे घर में शांति रहेगी। भले ही कोकिला ने अपने घर से टीवी के केबल का कनेक्शन हटवा दिया हो, लेकिन पूनम को कौन अनुपमा देखने से रोक सकता था। वो तो विमला के घर जाकर देख लिया करती अपनी प्यारी अनुपमा को। जानकी अपनी बेटी को यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। तभी जानकी छत पर जाती है अपनी बेटी को देखने, और छत पर जानकी की बेटी अनु अपने किराएदार के लड़के अमन से बातें कर रही थी, वो भी हंस हंस कर। ये देखकर जानकी अनु से कहती है, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी या सुनकर भी अनसुना कर रही थी? माँ वो तो मैं छत से कपड़े लाने जा रही थी, तभी मुझे छत पर अमन दिख गया, तो तभी अमन से बात करने लग गई मैं। मुझे आपकी आवाज सच में सुनाई नहीं दे रही थी। अमन बताओ ना माँ को। हाँ आंटी जी, ये तो कपड़े ही लेने आई थी छत से, और आपकी आवाज तो आई ही नहीं हमें। अच्छा, छत से कपड़े लेने आई थी तो कपड़े तो ले ही लिए होंगे ना? कहाँ है कपड़े? बस अभी ले ही रही हूँ माँ, आप नीचे जाओ, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। अरे ओ लड़की, मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। जब कपड़े धोई ही नहीं हैं, तो कपड़े छत पर सूखेंगे क्या? और तू छत पर लेने क्या आएगी? ज्यादा चालाक बन रही है तू। क्या छत पर कपड़े नहीं सुखाए? अरे मुझे लगा छत पर कपड़े हैं तभी तो मैं, लेकिन कोई नहीं, जब छत पर कपड़े ही नहीं हैं तो क्या करें हम। चलो माँ चलते हैं नीचे। अनु, कॉल करना बाद में मुझे। अमन और अनु एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब तक अपने अपने घर वालों से वो छुपाते थे, और ऐसे ही कभी छत तो कभी बाहर तो कभी कहीं और मिलते। इन दोनों का इतना मिलना जानकी को पसंद नहीं आता था, इसीलिए वो काफी ज्यादा नजर रखती थी अनु के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे दिन निकल जाते हैं और ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद अमन अनु से मिलने उसके ऑफिस के बाहर जाता है और वहीं इंतजार कर रहा होता है। अनु जैसे ही अपने ऑफिस से निकलती है तो वो अमन को देखती है और उसके पास जाकर कहती है, अमन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऑफिस से मुझे मेरे पापा लेने आते हैं, लेकिन ये पता होने के बाद भी तुम यहाँ आ गए। तो मैं क्या करता यार, घर पर तुम्हारी माँ आंखें गड़ा कर बैठी रहती है, अरे बात तक नहीं हो पाती हमारी, और यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ तो बोल रही हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा मुझे। अमन मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए उतना ही तड़प रही हो ना, लेकिन तुम तो बस सारी गलती मुझ पर ही डाल दो। अरे माँ है वो मेरे बारे में ही तो सोचेंगी ना। तुम भी क्या बात करते हो अमन। अनु और अमन बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही अनु वहाँ अपने पापा को आते हुए देखती है तो वो तुरंत अमन को जाने को बोल देती है और अनु अपने पापा के साथ घर चली आती है। उसी रात अमन की माँ रेखा नीचे आती है और जानकी से कहती है, जानकी जी, मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि पानी की मोटर चला दो, टंकी में पानी खत्म हो गया है। बार बार पानी का इस्तेमाल करोगे, नल खुला रखोगे, तब तो पानी खत्म होगा ही ना। बिजली का बिल कितना लगता है आपको पता भी है? मुंह उठाकर चले आते हैं। हाँ तो पानी का इस्तेमाल करने के लिए ही तो होता है, और बिजली का बिल मैं भी देती हूँ, और जब मैं पैसे पूरे दे रही हूँ तो पानी चलाने में क्या दिक्कत है? चला दो मोटर। अब मोटर कल सुबह ही चलेगी, जो भी काम हो वो कल ही करना। अभी तक खाना भी नहीं बनाया है, और बिना पानी के खाना कैसे बनाऊँ मैं? आप क्या पागल हो गई हो? तमीज से बात करो, ऊपर किराए पर रहती हो, सर के ऊपर नाचने की जरूरत नहीं है।
अगर पानी की मोटर नहीं चलाई ना तो पक्का नाचूंगी। ज्यादा चालाक मत बन। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को तो किराए पर रखना ही नहीं चाहिए था। महीना खत्म होते ही ऊपर वाला कमरा खाली कर देना। जब तक मैं इस मकान में हूँ तब तक तो मैं भी देखती हूँ कि मुझे किसी भी चीज की कोई कमी कैसे होती है। रेखा और जानकी में ऐसे ही बहस होने लगती है और वो बहस काफी ज्यादा बढ़ रही थी। ये देखकर वहाँ अमन और अनु आते हैं। अमन उन दोनों को शांत करवाता है और बोलता है, आप दोनों इतना लड़ क्यों रहे हो? कोई बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? बताना क्या है, ऊपर वालों के इस मकान में दिन पूरे हो गए हैं। अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलते बनो यहाँ से, और हम पर हुक्म चलाना बंद करो तुम माँ बेटे। माँ आप क्या बोले जा रही हो? अचानक से क्या हो गया? तेरी माँ क्या हमें घर से निकालेगी? महीना पूरा होते ही हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। और अमन तू यहाँ क्या खड़ा है? चल यहाँ से। इन लोगों की तो शक्ल देखकर ही गुस्सा आ जाता है। रेखा अमन को अपने साथ ऊपर लेकर चली जाती है। उन दोनों की लड़ाई की वजह से अमन और अनु काफी परेशान हो जाते हैं। ये सब होने के बाद जब रात में सब लोग सो जाते हैं तो सबके सोने के बाद अनु अमन से मिलने छत पर जाती है। दोनों काफी परेशान होते हैं। अनु रोते हुए बोलती है, इन बड़े लोगों की लड़ाई में नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। अब तुम इस घर में नहीं रहोगे तो हम कैसे मिला करेंगे? हमने तो कितनी आगे की सोच रखी थी। मैं तुम्हें कब से बोल रहा था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा तुम्हें मेरी बात तो बेकार ही लगती है ना। अब देख लो क्या हो गया। तुम कैसी बातें कर रहे हो अमन? शादी कैसे कर सकते हैं? माँ और पापा की रजामंदी भी तो जरूरी है ना। अगर तुम अपने माँ बाप की रजामंदी लेने गई तो वो लोग तुम्हें हमेशा के लिए घर बैठा देंगे और उसी वक्त हमें ऊपर वाले कमरे से निकाल कर मुझ पर केस ठोक देंगे। तुम ये चाहती हो क्या? नहीं अमन, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से हमारे माँ बाप हमारे प्यार को स्वीकार कर लें। देखो, अगर हम शादी कर लेते हैं तो बाद में उन्हें अपने बच्चों की खुशी के आगे झुकना ही होगा, और वो भी कब तक हम लोगों से दूर भागते रहेंगे। और सोचो अन्नू, शादी के बाद तुम्हारा मायका नीचे और ससुराल ऊपर। अरे जब मर्जी ऊपर नीचे करती रहना, खत्म। अनु को अमन की सारी बात सही लगती है, इसीलिए वो दोनों अगले ही दिन कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो दोनों हाथ पकड़कर घर आते हैं। उन दोनों को हाथ में हाथ डाले हुए जानकी देखती है तो वो अनु को थप्पड़ मारने लगती है और बोलती है, नालायक, बेशरम, यहाँ पूरे मोहल्ले के आगे बदतमीज लड़की के हाथ में हाथ डालकर घूम रही है। जरा सी भी शर्म बची है या नहीं? माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? अन्नू अब मेरी पत्नी है, हम दोनों ने शादी कर ली है। अमन की बात सुनते ही जानकी को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। जानकी की ऐसी हालत देखकर वहाँ सब टेंशन में आ जाते हैं और ऊपर से अमन की माँ भी आ जाती है। रेखा जानकी को पानी देती है और जानकी होश में आती है तो अनु कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मैं अमन से बहुत प्यार करती हूँ और हमें पता है कि आप हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानते, इसलिए हमने बिना बताए ही शादी की। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैंने तुझे यही सिखाया है क्या? किसी से भी शादी करके मेरे सर पर मार दे? अरे तुझे शादी ही करनी थी तो मुझे बताता तो सही एक बार। माँ, आपकी और जानकी माँ की रोज रोज तो लड़ाई झगड़े चल रहे थे। अब हमें डर लगने लगा था कि हम अगर आपको ये सब बताएंगे तो आप इस रिश्ते के लिए मना कर दोगे। जानकी जी, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे की वजह से ही ये सब हुआ है। अगर मुझे जरा सी भी भनक होती ना कि हमारे बच्चे ऐसा करेंगे तो मैं पहले ही घर खाली कर देती। बहन जी, अब क्या ही बोलूं, बच्चों ने तो हमें बोलने लायक ही नहीं छोड़ा और बच्चों ने शादी तो कर ही ली है तो शिकायत करके क्या करे। इससे पहले कि बाहर वाले बातें बनाए, हमें बच्चों की धूमधाम से शादी कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा कि ससुराल वाले ऊपर है और नीचे मायका। भाई साहब भी गुस्सा करेंगे। उनसे मैं बात कर लूंगी और मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि ससुराल ऊपर और मायका नीचे है। जानकी आधे अधूरे मन से ही सही लेकिन अपनी बेटी के लिए खुश हो जाती है और अपनी बेटी की धूमधाम से अमन के साथ शादी करवाती है। शादी के बाद जानकी अपनी बेटी को किसी दूसरे घर में विदा नहीं करती बल्कि अपने ही घर के ऊपर वाले कमरे में विदा करती है। शादी हो जाने के बाद जानकी और रेखा के बीच की हल्की फुल्की नोक-झोंक और तू-तू मैं भी खत्म हो जाती है और सब लोग प्यार से मिलकर रहने लगते हैं। बंसी की बेटी मुन्नी कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। किसी घोटाले के कारण गरीब बंसी जिस फैक्ट्री में काम करता था वो भी बंद हो चुकी थी, जिसके चलते उसकी पत्नी सुजाता एक दर्जी के यहाँ काम करके घर चलाया करती। बंसी अपनी बेटी को दवाई पिला रहा होता है
तभी सुजाता घर लौटती है। नहीं बाबा, मैं ये दवाई नहीं पीऊंगी। ये दवाई बहुत कड़वी है। अरे मेरी बिटिया, दवाई नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? चलो दवाई पियो। हाँ बेटी, बाबा की बात मानो और चलो दवाई पी लो। मुन्नी की तबीयत में कुछ सुधार है या नहीं? पहले से बेहतर है, बस बार बार बुखार चढ़ता उतरता रहता है। पिछले हफ्ते दवाई और डॉक्टर की फीस में बहुत खर्चा हो गया था, और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ भी काम मंदा चल रहा है। आगे चलता रहेगा या नहीं पता नहीं। आपने कहीं काम पता किया क्या? कोशिश तो कर ही रहा हूँ सुजाता, लेकिन कोई काम मिल ही नहीं रहा है। सुखिया से बात की है तो उसने कहा अपने मालिक से बात करके बताएगा। भगवान की दया से काम मिल जाए तो अच्छा है। वैसे भी घर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे, ऊपर से दिवाली का त्योहार भी नजदीक है। बंसी और सुजाता एक गरीब दंपति हैं जो नंदनगर गांव में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ गांव का अमीर बनिया मूलचंद गांव में राशन की दुकान चलाया करता था। धन दौलत की उसके पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन कंजूसी उसमें कूट कूट कर भरी पड़ी थी, जिसके कारण लोगों से उसकी बनती भी नहीं थी। एक सुबह वो अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा होता है। हे लक्ष्मी माता, अपनी कृपा के साथ साथ मुझ पर हमेशा धन की वर्षा करते रहना। जय हो लक्ष्मी मैया की। अजी ओ लक्ष्मी मैया के परम भक्त, थोड़ी लक्ष्मी मेरे हाथ में भी दे दीजिए। बाजार से कुछ खरीदारी करनी है मुझे। अरे भाग्यवान, कितनी खरीदारी करती हो। कभी बचत करने की भी कोशिश कर लिया करो भाई। बचत करने के लिए क्या आप कम पड़ गए हैं जो अब मैं भी बचत करूं? और वैसे भी मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करती हूँ। चलिए पैसे दीजिए, मुझे देरी हो रही है। हाँ, थोड़ा सब्र करो, अभी लेकर आता हूँ पैसे। मूलचंद अपनी तिजोरी से पैसे निकाल कर लाता है और अपनी पत्नी को पकड़ा देता है। कुछ ही देर में उसके घर पर बंसी काम मांगने के लिए आता है। मालिक, मेरा नाम बंसी है, मुझे सुखिया ने भेजा है काम के लिए। अच्छा, तू है वो जिसकी सुखिया बात कर रहा था। देख, राशन की दुकान पर तो मजदूर पूरे हैं, इसलिए तुझे दुकान पर तो नहीं रख सकता। ये बता, घर का काम काज आता है तुझे? हाँ मालिक, मैं घर का सारा काम काज जानता हूँ। ठीक है, पगार के बारे में तो सुखिया ने बता ही दिया होगा। और ध्यान से सुन, बिना पूछे छुट्टी की तो दुगनी पगार काटूंगा। जी मालिक, मैं समझ गया। इस तरह गरीब बंसी को अमीर मूलचंद अपने यहाँ काम पर रख लेता है। शाम को ये खुशखबरी लिए जब बंसी घर पहुँचता है तो देखता है कि सुजाता पहले से ही घर में मौजूद होती है। अरे, आज तुम काम से जल्दी आ गई सुजाता। हाँ, लेकिन कल से काम पर नहीं जा पाऊंगी। काम न चलने से दर्जी ने सबको पगार देकर काम पर आने से मना कर दिया। तुम निराश मत हो सुजाता, भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल भी देता है। मुझे मूलचंद सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई है। बंसी की ये बातें सुनकर निराश सुजाता की आस जाग उठती है। अगले दिन बंसी सेठ के घर काम करने जाने लगता है। वो बहुत ही मेहनत से काम किया करता ताकि मूलचंद को शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन मूलचंद उससे कम पगार में घर और राशन की दुकान दोनों जगहों पर काम करवाता। समय बीतता है और गांव में दिवाली के नजदीक आने के चलते रौनक दिखाई देने लगती है। गांव के बाजार दियों और लड़ियों से जगमगाते हैं, तो वहीं गांव में दिवाली मेला भी लगता है। एक रोज बंसी काम करते हुए अचानक ही खांसने लगता है, तो विजंती उससे कहती है, अरे बंसी, तबीयत ठीक नहीं है तो 1-2 दिन छुट्टी ले ले, वरना त्योहार में बीमार पड़ना सही नहीं रहेगा। मालकिन, थोड़ी खांसी है बस ठीक हो जाएगी। ये थोड़ी सी खांसी कब बढ़ जाएगी कोई पता नहीं है। तू छुट्टी ले ले कल की। अरे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दिवाली पर घर की सजावट कौन करेगा? सुन, अगर तुझे छुट्टी चाहिए तो अपनी जगह किसी और को काम पर भेज पहले। अरे पर वैजंती कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मूलचंद उसकी एक नहीं सुनता। शाम को बंसी खांसते हुए घर आता है तो सुजाता को ये सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, आपकी जगह कुछ दिन काम पर मैं चली जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए और कल जाकर खांसी की दवाई भी ले आना।
अगले दिन बंसी की जगह सुजाता मूलचंद के यहाँ काम पर जाती है। उसका घर देखकर सुजाता दंग रह जाती है। ये तो बहुत बड़ा घर है, होगा भी क्यों नहीं, गांव के सबसे बड़े आदमी का घर है ये। तुम बंसी की पत्नी हो क्या? हाँ मालकिन, मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ। ठीक है, ये सामान लो और घर के मंदिर की सजावट शुरू करो। कल दिवाली है, लेकिन अभी तक मंदिर की सजावट नहीं हुई है। दिवाली की पूजा में इतने लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? चलो काम पर लग जाओ। गरीब सुजाता सजावट के लिए इतना सारा सामान देखकर हैरान थी, जिसके बाद वो जाकर घर में स्थापित बड़े से मंदिर की सजावट करने लगती है। तो वहीं बंसी की बेटी मुन्नी भी अपनी छोटे से मंदिर में सजावट करती है। तो बंसी उसे देखकर मुस्कुराता है। वाह मुन्नी बिटिया, तुमने तो मंदिर बहुत अच्छा सजाया है। हाँ बाबा, कल दिवाली है तो मैंने सोचा मैं भी अपने घर का मंदिर सजा दूं। बाबा, कल आप मिठाइयाँ लाओगे ना? हाँ मेरी बच्ची, जाओ अब तुम बाहर खेलो, बाकी की सजावट मैं कर देता हूँ। मुन्नी घर के बाहर चली जाती है। तो वहीं बंसी एक कपड़ा लेकर मंदिर के आसपास की धूल साफ करने लगता है। शाम के समय वैजयंती सुजाता को अपने साथ दिवाली की पूजा का सामान लेने के लिए बाजार लेकर जाती है और बहुत ही महंगी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदती है। सुजाता, तुझे भी तो दिवाली पूजा के लिए सामान लेना होगा ना? हाँ मालकिन, यहाँ तो इतना महंगा सामान मिल रहा है, लेकिन मेरे पास इतने कहाँ पैसे हैं। सुजाता एक छोटी सी दुकान से लक्ष्मी माँ और गणेश जी की मूर्ति लेती है और कम दाम वाली फूलों की माला भी। दिवाली के दिन पूरे गांव में दिए जगमगा रहे होते हैं। एक सस्ती सी साड़ी पहने हुए सुजाता मूलचंद के घर में दिवाली पूजा के लिए आए मेहमानों के लिए पकवान बना रही थी। कुछ ही देर में मूलचंद के घर पूजा शुरू हो जाती है। तो वहीं अपने घर में दिवाली की पूजा के लिए बंसी और मुन्नी सुजाता के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बाबा, हम दिवाली की पूजा कब करेंगे? फिर मुझे मिठाई भी खानी है। हाँ मुन्नी, बस एक बार तुम्हारी माँ आ जाए, बस थोड़ी देर और। दिवाली पर हम भी गरीबों को काम करना पड़ता है, पता नहीं मालिक के घर की पूजा कब खत्म होगी। उधर मूलचंद के घर विधि विधान से दिवाली की पूजा होती है, जिसमें सुजाता मूलचंद को भगवान को सोने के सिक्के चढ़ाते हुए देखती है। पूजा में इतने लोगों को देखकर सुजाता दंग रह जाती है। आरती के समय सभी की आंखें बंद थी। तभी पूजा में आए लोगों की भीड़ में से एक हाथ भगवान को चढ़ाए सोने के सिक्के की तरफ बढ़ता है। तो सुजाता वहां आकर उसका हाथ पकड़कर चिल्लाती है और वो आदमी दूसरे हाथ से चाकू निकालकर सुजाता की गर्दन पर रख देता है। दिवाली की पूजा में तुझ जैसे बुरे लोगों का कोई काम नहीं है। तभी सुजाता मूर्ति के सामने रखा सिंदूर उठाकर उसकी आंखों में डाल देती है और फिर सभी लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं। साथ ही मूलचंद के आदमी उसे बाहर ले जाते हैं। सुजाता, तुमने बहादुरी दिखाकर मेरी दिवाली की पूजा में विघ्न नहीं पड़ने दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक, दिवाली की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है और उनमें किसी विघ्न का पड़ना अशुभ होता है। अरे वैजयंती, तुम खड़ी क्यों हो? सुजाता को पूजा का प्रसाद तो दो। वैजयंती सुजाता को कुछ मिठाइयाँ और उसकी बच्ची के लिए पटाखे देती है। ये अपनी बच्ची के लिए लेती जा। धन्यवाद मालकिन, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुजाता वहाँ से निकल जाती है और कुछ ही देर में घर पहुंचकर अच्छे से मुंह हाथ धोकर अपने घर में दिवाली की पूजा करती है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी से अपने परिवार को सुखी रखने की कामना करती है। इस तरह जहाँ अमीर मूलचंद महंगी मूर्ति और मिठाइयों का भोग चढ़ाकर दिवाली की पूजा संपन्न करता है, तो वहीं गरीब बंसी कुछ खील बताशे चढ़ाकर दिवाली की पूजा करता है। गरीब हो या अमीर, सभी अपनी तरफ से भगवान की भक्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। साथ ही हमारे सभी दर्शकों को मम्मा टीवी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।